Bright Future School of Studies. हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड लेक्चर कवर करने वाले हैं। लिविंग वर्ल्ड के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। लिविंग वर्ल्ड का कैसे ओरिजिन हुआ था, कैसे यूनिसेल्यूलर और फिर मल्टी सेल्यूलर, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म बने थे। उसके अलावा हमने लिविंग वर्ल्ड में लिविंग बीइंग के कुछ कैरेक्टर्स देखे थे, जो जनरल कैरेक्टर्स सभी लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी में लिविंग वर्ल्ड के बारे में क्या दिया गया है। व्हाट इज़ लिविंग? जब भी हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक कैरेक्टर्स जो हमारे माइंड में आते हैं वो हैं ग्रोथ, जैसे सभी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन, अपने इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी और उस इन्वायरमेंट को सेंस करके रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। कुछ और फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट होती है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइज, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस होती है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो या फिर मल्टी सेल्यूलर। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब हम उनको डिस्कस करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ग्रो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। ग्रो करने का मीनिंग क्या है? तो मास में इंक्रीज होना और नंबर में इंक्रीज होना, ये किसी भी इंडिविजुअल के ट्विन कैरेक्टर होते हैं ग्रोथ के। ग्रोथ के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक मास में इंक्रीज होना और एक नंबर में इंक्रीज होना। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल डिवीजन की प्रोसेस से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट थिंग, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो हमें पता है सेल डिवीजन के कारण होती है और वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब उनकी पूरी लाइफ चलती रहती है। एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टन एज तक होती है। अगर हम ग्रोथ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हम माइक्रोस्कोप में किसी भी सेल को, जब सेल डिवाइड होती है तो उसे माइक्रोस्कोप में देख करके ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन विट्रो कल्चर मीन्स लेबोरेटरी के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में प्लांट की या एनिमल की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाई जाती है। ओके, हायर एनिमल्स और प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ होने पर मैच्योरिटी आती है और मैच्योरिटी के बाद ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होना या ग्रो होना ये उनका एक कॉमन फीचर होता है। अब अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है उसमें भी ग्रोथ होती है। उसमें भी मास जो है, बॉडी का जो मास है वो कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होता है, जिसके कारण से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ग्रोथ होती है। जैसे कि कुछ माउंटेन्स होते हैं, कुछ बोल्डर्स होते हैं, चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी, सैंड मॉन्ड्स होते हैं, वो भी ग्रो करते हैं। लेकिन ऐसी ग्रोथ कैसी होती है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की ग्रोथ होती है और इसमें सिर्फ मटेरियल जो है वो सरफेस के ऊपर क्या करता है? एक्यूमुलेट होता है या कलेक्ट होता है। तो मटेरियल के कलेक्शन के कारण इनके अंदर ग्रोथ होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर ग्रोथ जो है वो इनसाइड, मतलब अंदर से होती है। ओके, इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं। लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम ग्रोथ को नहीं कह सकते हैं। डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं करता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर होता है। अब क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है? हम देखते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो है उसे रेफ़र किया गया है कि पेरेंट्स अपने जैसी मीन्स सिमिलर या लेस सिमिलर प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन की भी 2 मेथड्स होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लोअर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई जो है वो मल्टीप्लाई होती है और स्प्रेड हो जाती है इजीली। क्यों होती है? क्योंकि इनके पास बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो कि एयर में स्प्रेड हो जाते हैं और इजीली मॉइस्ट सरफेस मिलने पर फिर से ग्रो होने लगते हैं। कुछ और लोअर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें जैसे कि यीस्ट या फिर हाइड्रा, हमने इनमें बडिंग की प्रोसेस देखी है। तो इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है? एक बड जो है वो प्रोड्यूस होती है और फिर वो पेरेंट से सेपरेट हो जाती है। प्लेन एरिया जैसे फ्लैट वर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास एक रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। रीजनरेशन की प्रोसेस में किसी भी ऑर्गेनिज्म को कितने भी पार्ट में डिवाइड किया जाए तो वो हर पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल के, एक न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में ग्रो करने लगता है। कुछ फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है, जैसे कि फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़ों में अगर बॉडी टूट गई है तो वो भी क्या करेगी, हर एक पार्ट एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगी। तो कुछ फंगस में कुछ फिलामेंटस एल्गी, ऐसी एल्गी जो फिलामेंट शेप की होती है, और कुछ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनका प्रोटोनीमा, ये मेनली मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से। अब अगर हम कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, अमीबा है, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है? तो हमें पता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में या तो बाइनरी फिजन होता है या मल्टीपल फिजन होता है। मींस सेल या तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है या फिर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और ईच पार्ट जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में ग्रो होने लगता है। तो यहाँ पर नंबर में इंक्रीज होना भी क्या कहला रहा है? ग्रोथ। और नंबर में इंक्रीज होना भी क्या कहला रहा है? रिप्रोडक्शन। तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, ग्रोथ जो है वो किसके इक्वल होती है? इंक्रीज इन सेल नंबर या फिर सेल मास। और यहाँ पर अमीबा में क्या हो रहा है? सेल के नंबर में इंक्रीज हो रहा है। आगे हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज। ऐसी बीज जो सिर्फ वर्कर होती हैं वो क्या होती हैं? स्टेराइल होती हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ऐसे कपल्स जिनके पास कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फेलियर है या किसी और वजह से वो अपने जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते या फिर वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हमें पता है कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, मीन्स सेल्फ रेप्लिकेट नहीं हो सकती। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सेल्फ रेप्लिकेट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। मेटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंटिन्यूसली चेन रिएक्शन के फॉर्म में या बायोकेमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होती रहती हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल्स से बने होते हैं। हमें पता है कुछ न कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। वो डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस के हो सकते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली बनते रहते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ जॉइन होकर के कुछ अदर बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो ये सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये हमारी बॉडी में या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कंटिन्यूस होती रहती है। इन्हीं रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। और ऐसी थाउजेंड्स मेटाबॉलिक रिएक्शन साइमल्टेनियसली सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो या फिर मल्टीसेल्यूलर। सभी प्लांट में, सभी एनिमल्स में, फंजाई में, माइक्रोब्स में, मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी में मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस होती रहती हैं। ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस मेनली 2 टाइप की होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में किसी भी
मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, और एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म में होती है और ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में कभी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम इन विट्रो इट मीन्स अगर हम लेबोरेटरी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कर सकते हैं। वो एक लिविंग रिएक्शन हो सकती है, लेकिन विट्रो मीन्स लेबोरेटरी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो लिविंग थिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। इसलिए जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अंडरस्टैंड? इन्हीं मेटाबॉलिक प्रोसेस से हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो अपना वर्क प्रॉपरली करते हैं। सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट टाइप के बायोमॉलिक्यूल से होता है, तो ये बायोमॉलिक्यूल्स भी मेटाबॉलिक प्रोसेस से ही बनते हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, सेल का अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके कारण से उसके अंदर सभी वर्क परफॉर्म होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म होती हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी क्या होता है, एक डिफाइनिंग फीचर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमें पता है सेल्स जो हैं वो छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। बहुत सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। टिश्यू आपस में मिलकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। ऑर्गन आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम एक पूरी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो यही सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो या फिर मल्टी सेल्यूलर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग की। कॉन्शियसनेस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सेंस से, एबिलिटी टू सेंस, एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी। अंडरस्टैंड? तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अपने इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, अपने सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसे सेंस करने की एबिलिटी होती है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो इन चेंजेस को सेंस कर सकता है। अंडरस्टैंड? अब ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं? तो ये फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस को सेंस करने के लिए हमारे पास सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में भी हमने देखा है कि कुछ एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, शुगर मॉलिक्यूल है, अदर पॉल्यूटेंट्स हैं, इन सब को सेंस करने के लिए उनके पास भी कुछ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट के लिए, जो हमने देखा है फोटोट्रॉपिज्म में, वाटर के लिए जो हमने देखा है हाइड्रोट्रॉपिज्म में, अर्थ के लिए जो हमने देखा है जियोट्रॉपिज्म में। अंडरस्टूड? सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक, कुछ ना कुछ उनके पास सेंस करने के लिए सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फोटो पीरियड भी कुछ सीजनल ब्रीडर जो प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं, उनके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। सभी ऑर्गेनिज्म अवेयर होते हैं अपने अपने सराउंडिंग से, तो सभी ऑर्गेनिज्म के पास कुछ न कुछ इन्वायरमेंट को सेंस करने की भी कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग सिर्फ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद से भी अवेयर होता है, इसलिए हम बोलते हैं
कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फ कॉन्शियस होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, इवॉल्व होते हैं, सेल्फ रेगुलेट करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी जो है एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हम लाइफ के बारे में देखते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमें पता है अर्थ ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है, तो हम अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है उसके बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी में इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे छोटे से ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है या कैसे लिंक होता है, कैसे वो अपना कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी होता जाता है। ये सब स्टडी हम किस में करते हैं? बायोलॉजी में। थैंक यू।